फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक का यूनिट फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है। तो ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट में से, और ये उसका पार्ट सेकंड है। तो हमने पार्ट फर्स्ट में ग्लाइकोलाइसिस की पूरी पाथवे देख लिया है। इस पार्ट में हम एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, उसे रेगुलेट कैसे किया जाता है, एरिथ्रोसाइट में ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, उसका ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है, और पार्ट 3 के अंदर हम रेगुलेशन पीडीएच का, स्टोइकोमेट्री, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल एस्पेक्ट, एंड पार्ट 4 के अंदर हम हमारे जो CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सॉल्व वो करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड के साथ में। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है? लैक्टेट जो होती है वो मसल में कब आती है? जब मसल एनारोबिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है। एनारोबिकली मसल का कॉन्ट्रैक्ट करना, जब जैसे आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को अवेलेबल नहीं है, उस समय क्या होगा कि जो आपकी मसल्स है वो एनारोबिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और ग्लाइकोलाइसिस अगर एनारोबिकली होता है तो क्या बनाता है? लैक्टेट बनाता है। तो ये लैक्टेट मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है, और जैसे ही एरोबिक कंडीशन आती है, मतलब अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो सेल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, उस समय वापस से लैक्टेट डिसअपियर हो जाता है। तो एरोबिक कंडीशन में तो लैक्टेट एक्यूमुलेट ही नहीं होता। अगर आप बहुत कम काम कर रहे हो तो आपके सेल्स को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उस समय जो पायरुवेट होता है वो लैक्टेट बनाने की जगह क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है और क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सीजन की अगर कमी है तो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनता है उसको ATP के अंदर ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता है। इन टर्न जो है पायरुवेट से लैक्टेट बनाने में इस NADH को यूज़ कर लिया जाता है। ये वाला स्टेप मैं अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जो भी अनारोबिक कंडीशन होती है वहाँ पे ATP का लॉस होता है, क्योंकि जो NADH से बनने वाले ATP थे वो नहीं बनेंगे, उनको यूज़ कर लिया जाएगा पायरुवेट से लैक्टेट बनाने के लिए। तो हम ये वाला देख लेते हैं। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है? ग्लूकोज है या ग्लाइकोजन है, कोई भी हेक्सोज शुगर है, उससे क्या बनता है? हेक्सोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो हेक्सोज फॉस्फेट बन गई। अब हेक्सोज फॉस्फेट जो शुगर बनी है इसका ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर? 2 ट्रायोज शुगर के अंदर। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है, और वो इंटरकन्वर्टिबल भी होती है। ये जो 3 कार्बन की शुगर होती है उससे ग्लाइकोलाइसिस के एंड में क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। अब पायरुवेट का 2 फेट हो सकता है अगर तो, और जो इस प्रोसेस में NADH भी बनता है, तो पायरुवेट का 2 फेट हो सकता है। पहला जो फेट है पायरुवेट का, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये पायरुवेट वो जो NADH बना था उसको यूज़ कर लेगा। तो उस NADH से बनना था हमारा ATP, लेकिन अब वो नहीं बन पाएगा क्योंकि उस NADH को वो यूज़ कर लेगा और क्या बना देगा? लैक्टेट बना देगा। तो हमारा ATP का भी लॉस हो रहा है प्लस पायरुवेट से लैक्टेट भी बन रहा है। तो ये वाला प्रोसेस जो है यहाँ, ये 2 स्टेप्स जो है वो रेगुलेटरी स्टेप्स हैं। लैक्टेट प्रोडक्शन इन हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी में लैक्टेट कैसे बनता है, यही हम देख लेते हैं। जो भी हम हमारा वर्क आउटपुट करते हैं उसमें अगर ATP की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो ऑक्सीजन अपटेक होता है वाइट फाइबर्स का, है ना, तो वो क्या होता है? वो कम हो जाता है, क्योंकि ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन का जो अपटेक है वो कम हो रहा है। उस केस में क्या होता है? जैसे कि ऐसा केस एरिथ्रोसाइट्स में भी होता है। जब भी ग्लाइकोलाइसिस की हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं तो एरोबिक कंडीशन के अंदर भी लैक्टेट ही बनेगा। मतलब आप कितनी भी सांस लो, कितनी भी ऑक्सीजन है आपके ब्लड में, स्टिल RBC के अंदर तो लैक्टेट ही बनेगा। जबकि हम कहते हैं एनारोबिकली लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन RBC के अंदर तो लैक्टेट ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि RBC के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसीलिए वहाँ लैक्टेट ही बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेन है, GI ट्रैक्ट है, रीनल मेड्यूला है, रेटिना है, स्किन है, ये सारे ऑर्गन्स भी लैक्टेट बनाते हैं, क्योंकि ये जो है ऑर्गन्स ये एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस से ही ऑब्टेन करते हैं। लिवर, किडनी, हार्ट यूजुअली क्या करते हैं? इस लैक्टेट को अब्जॉर्ब करते हैं
और फिर उसे ऑक्सीडाइज करते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ये वाले तीनों ऑर्गन्स भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, लैक्टेट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हाइपोक्सिया के कंडीशन में लैक्टेट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये वाला स्टेप हमने अभी अभी देखा था कि किस तरह से अगर ऑक्सीजन की कमी है तो पायरुवेट से क्या बन जाता है, लैक्टेट फॉर्म हो जाता है और वो NADH को यूज़ कर लेता है। तो ये हमने एस्पेक्ट देखा था। अब हम रेगुलेशन देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस 3 स्टेप्स में रेगुलेटेड होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वहाँ पे रेगुलेटेड होती है। तो ये जो 3 रिएक्शंस है ना, ये बेसिकली क्या है, एक्सर्गोनिक है और इरिवर्सिबल है। इन 3 पॉइंट्स पे ही ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट किया जाता है। ये रिएक्शंस कौन कौन से एंजाइम कैरी ऑन करती है। पहली वाली एंजाइम हेक्सोकाइनेज थी। ग्लूकोकाइनेज मैंने आपको लिवर और पैनक्रियाटिक बी सेल्स में बताई थी। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज थी और पायरुवेट काइनेज थी। तो ये 3 साइट्स हैं रेगुलेशन की। सेल्स जिसके अंदर ये तीनों स्टेप्स को रिवर्स करने का पाथवे होता है, ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, वहीं ये रिवर्स हो सकता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये पाथवे डायरेक्ट रिवर्स नहीं होता, एंजाइम दूसरी होती है। तो दूसरे पाथवे के फॉर्म में ये वाले कुछ सेल्स होते हैं ग्लूकोनियोजेनिक, वहाँ पे ये पाथवे रिवर्स हो सकता है। बाकी ये जो पाथवे है इरिवर्सिबल ही रहता है। एरिथ्रोसाइट के अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं। एरिथ्रोसाइट पहली ऐसी साइट है जहाँ ग्लाइकोलाइसिस को किस लिए यूज़ किया जाता है, ATP जनरेशन के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ जो ग्लाइकोलाइसिस है, यहाँ ATP जनरेशन का जो स्टेप है वो बाईपास हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसे कैटेलाइज किया जाता है एरिथ्रोसाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एक एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ये जो इसकी मदद से जो ATP बन रहा होता है, ये स्टेप एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है। CSIR नेट का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि PGA काइनेज का स्टेप ओवरकम कर लिया जाता है या बाईपास कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में हीट एनर्जी और फ्री एनर्जी लिबरेट होती है। तो ये जितनी भी हीट एनर्जी या फ्री एनर्जी जो होती है ये लिबरेट होती है, किस चीज़ के ऑक्सीडेशन से लिबरेट होती है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। तो बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेस ये एक ऐसी एंजाइम है, ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनाती है, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसके बाद में बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने के लिए एंजाइम होती है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फेटेस, या हम इसे एंजाइम का दूसरा नेम भी बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेस। तो ये एक तरह का अल्टरनेटिव पाथवे है और इस पाथवे में ATP नहीं बनता ग्लाइकोलाइसिस से। इस पाथवे में 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो RBC को ये बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्यों चाहिए, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है। जब ये हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये डिक्रीज करता है वो RBC की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए। तो इसलिए ऑक्सीजन आसानी से टिश्यूज़ पे रिलीज़ हो जाती है। मतलब जब RBC ऑक्सीजन बाइंड करके ले जा रहा होता है हीमोग्लोबिन और उसे टिश्यू पे रिलीज़ करना होता है, तो यहाँ 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा RBC के अंदर, तो ये हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगा और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज़ कराएगा टिश्यू के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप एरिथ्रोसाइट के अंदर होता है। यहाँ हम देख लेते हैं, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस का ही प्रोसेस है। तो हम बाकी वाले स्टेप्स नहीं कंसिडर कर रहे हैं, जो RBC के अंदर स्पेशल स्टेप होता है वो देख रहे हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये प्रोसेस हमने उस स्टेप में भी देखा है। ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम होती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और इस स्टेप में NADH बनता है। तो NADH इस स्टेप के अंदर बन जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ये नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है। लेकिन RBC में क्या होता है, ये वाला जो स्टेप है ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कैरी ऑन करती है और इस प्रोसेस में ATP की सिंथेसिस होती है।
तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर पायरुवेट बन जाता है। ये नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जो हर सेल के अंदर होता है, लेकिन आरबीसी में कुछ और होता है। आरबीसी में क्या होता है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट पे एंजाइम काम करती है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, और ये क्या करती है, उसे 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देती है। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस रोल प्ले नहीं कर पाएगी, क्योंकि नहीं कर पाएगी तो उसमें से फॉस्फेट रिलीज नहीं होगा और वो एटीपी भी नहीं बनाएगा। तो ये जो 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली काम आता है टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। इन टर्न एक एंजाइम होती है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेस, वो इस 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना देती है, लेकिन एटीपी नहीं बनाती है। तो आरबीसी अपना एटीपी लॉस करके भी 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट का ऑल्टरनेटिव पाथवे फॉलो करता है, सो दैट टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन रिलीज की जा सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पायरुवेट का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। पायरुवेट साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म से पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है, किसकी मदद से, प्रोटॉन के सिम्पोर्टर की मदद से। तो प्रोटॉन का सिम्पोर्टर मतलब H+ आयॉन्स को भी लेके जाएगा, साथ में पायरुवेट को भी लेके जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट को, एसिटाइल कोए के अंदर। और ये रिएक्शन कैरी ऑन करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और वो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन करने वाले एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। इस एंजाइम के अंदर हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव होता है थायोजोल रिंग का, और ये एंजाइम थायामीन डाइफॉस्फेट से बाउंड होती है, जो इन टर्न बाउंड होता है ऑक्सीडाइज लाइपोअमाइड से और प्रोस्थेटिक ग्रुप डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज से, जिससे कि एसिटाइल लाइपोअमाइड बनता है। अब CSIR नेट वाले ये वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो सेम इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पर। तो यहाँ हम देख लेते हैं, अगर थायामीन की डेफिशिएंसी होती है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, लैक्टिक एंड पायरुविक एसिडोसिस बनाता है। एसिटाइल लाइपोअमाइड रिएक्ट करती है कोएंजाइम A के साथ में, क्या बनाती है, एसिटाइल CoA और रिड्यूस लाइपोअमाइड। ये जो रिएक्शन है ये कब कंप्लीट होता है, जब जो रिड्यूस लाइपोअमाइड बना है उसको वापस से रीऑक्सीडाइज किया जाता है, और क्या बन जाता है, डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उसे रीऑक्सीडाइज करती है, जिसके पास में FAD प्रेजेंट होता है। और फाइनली रिड्यूस्ड फ्लेवोप्रोटीन जो FAD होता है वो उसकी मदद से NAD को ऑक्सीडाइज किया जाता है, और इन टर्न ये जो ट्रांसफ़र होता है इससे रेस्पिरेटरी चेन के इक्विवेलेंट्स बन जाते हैं। तो ये आपका पूरा रिएक्शन है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से हुआ है, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है, पायरुवेट प्लस NAD प्लस CoA क्या बनाता है, एसिटाइल CoA NADH प्लस H प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये रिएक्शन समझेंगे। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के अंदर 3 कंपोनेंट एंजाइम्स होती हैं और उसकी एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये एक इस तरह से पासिंग इन द पार्सल के जैसे ये जो एंजाइम है इसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, ये डिसोसिएट नहीं होती है, एक सबस्ट्रेट जाके दूसरे सबस्ट्रेट पे रिएक्ट होता है और फाइनली ओवरऑल रिएक्शन इसके अंदर हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये आपका पायरुवेट है, पायरुवेट ने प्रोटॉन के साथ में कंबाइन किया और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई। तो ये जो COO- ग्रुप है ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज़ हो गया। ये क्या है, थायामीन डाइफॉस्फेट। तो थायामीन डाइफॉस्फेट ये मैं आपको पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज का मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ से शुरू हो गया है, थायामीन डाइफॉस्फेट से अटैच्ड है। तो थायामीन डाइफॉस्फेट इस पायरुवेट को यूज़ करेगा, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, थायामीन डाइफॉस्फेट को यूटिलाइज कर रही है और क्या बना रही है, एक हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव बना रही है थायामीन डाइफॉस्फेट का।
तो थायामीन डाइफॉस्फेट का हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव वापस से टीडीपी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये मैंने बताया था पीडीएच एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तो ये किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, टीडीपी को ऑक्सीडाइज्ड लाइपोअमाइड को ट्रांसफ़र कर रहा है। ऑक्सीडाइज्ड लाइपोअमाइड जब रिएक्ट करेगा, यहाँ एंजाइम है डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेस, तो ये बेसिकली क्या कर रही है, एसिटाइल लाइपोअमाइड बना रही है। यहाँ से बन गया एसिटाइल लाइपोअमाइड। एसिटाइल लाइपोअमाइड ने क्या किया, CoA SH के साथ में कंबाइन हुआ और एसिटाइल CoA बन गया। तो पायरुवेट से एसिटाइल CoA इस स्टेप पे बना है। देन ये जो एसिटाइल लाइपोअमाइड बना था, जब इसने अपना एसिटाइल CoA रिलीज कर दिया तो खुद क्या रह गया, खुद रह गया डाइहाइड्रोलाइपोअमाइड, और ये वापस से रीजनरेट होना है इस डाइहाइड्रोलाइपोअमाइड को। तो इसको रीजनरेशन के लिए नेक्स्ट इसको लाइसिन की साइड चेन चाहिए होती है, लाइपोइक एसिड। तो ये रीजनरेशन के लिए FAD को यूज़ करता है, FAD को यूज़ करता है। ये तीसरा कंपोनेंट हो गया एंजाइम का, डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेज। FAD से FADH2 बनाती है और इस प्रोसेस में NAD को भी ये ऑक्सीडाइज कर देती है और NADH बना देती है। तो ये इस प्रोसेस से आप देख रहे हो, ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने काम किया है और पायरुवेट से एसिटाइल CoA बना दिया है। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस। ये पार्ट 2 था ग्लाइकोलाइसिस का। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना एंड लाइक भी। थैंक यू।